हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में 11th अकाउंटेंसी के जितने भी टर्म्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। पहला आपका जो टर्म आता है वो आपका है ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? लेन देन। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो ऑफकोर्स सी बात है, उसमें कोई चीज़ परचेज करोगे और सेल करोगे, तो जो भी चीज़ें लेन देन हो रही हैं, एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन। ठीक है। अब ये जो ट्रांजैक्शन है ये दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है, और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होता है। फॉर एग्जांपल बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में कहीं पर भी मनी इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन। नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो हमारे बिजनेस को किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करते हैं, और बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेंगे, मतलब कि प्रॉफिट को या लॉस को, जो भी रिजल्ट है उसको कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शंस ये इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो मेनली लास्ट दो पार्ट में डिवाइडेड है, कैश एंड क्रेडिट। अगर आप बिजनेस करोगे तो आपके पास बेसिकली दो ऑप्शन ही रहते हैं, या तो आप उससे कैश में चीज़ें खरीदो या बेचो, या उधार में चीज़ें खरीदो या बेचो। ठीक है। तो ट्रांजैक्शंस दो पार्ट में डिवाइडेड हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन दो पार्ट में डिवाइडेड है, बिजनेस एंड नॉन बिजनेस। बिजनेस ट्रांजैक्शन दो पार्ट में डिवाइडेड है, कैश एंड क्रेडिट। अब क्या हम नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं? थोड़ा डिफिकल्ट है, कर सकते हैं, बट आज के टाइम में हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन ऐसे ट्रांजैक्शंस जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनको हम ज़्यादातर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो रिकॉर्ड किसको करेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन को, वो भी कैश एंड क्रेडिट। तो अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए या रिजल्ट जानने के लिए अगर हम उसको नोट डाउन कर रहे हैं, बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं अकाउंट्स। अगर आप कोई भी चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हो, उसका खाता बना लिया आपने या उसका अकाउंट बना लिया, तो उसको क्या बोलोगे आप? अकाउंट्स। और इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? अकाउंटेंसी। आई होप यहाँ पर सबको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे एंटिटी कॉन्सेप्ट की। अब ये एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो बिजनेस का ओनर है और बिजनेस है, ये एक दूसरे से सेपरेट हैं। मतलब कि ये डिफरेंट बॉडी है और ये डिफरेंट बॉडी है। ठीक है। ठीक है। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि जो ओनर है और जो बिजनेस है वो दोनों अलग अलग हैं। किस तरह से है? बिजनेस लीगली क्रिएट हो सकता है एंड लीगली डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। क्या पार्टनर या ओनर, जो ओनर है, क्या वो लीगली क्रिएट हो सकता है? नहीं, ये तो बॉर्न हुआ था। क्या लीगली डिस्ट्रॉय हो सकता है? नहीं, इसकी तो आगे चल के क्या होगा? डेथ होगा, बेसिकली बात है। ठीक है। तो यहाँ पर एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि जो ओनर है और जो बिजनेस है वो दोनों एक सेपरेट बॉडी हैं। किसकी आइज में या किसकी आंखों में? लॉ की आइज में।
इस कॉन्सेप्ट को हम सेपरेट लीगल एंटिटी भी बोलते हैं, ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। अब जो बिजनेस है उस बिजनेस को लॉ ही क्रिएट कर सकता है, लॉ के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हो और लॉ के थ्रू ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट ओनर के साथ वो चीज नहीं होगी। ओके, अभी हमने पढ़ा था कि एंटिटी कॉन्सेप्ट में कि जो ओनर है और जो बिजनेस है वो अलग अलग है। अब इसका मेन टारगेट या मेन एम क्या है ये चीज समझाने का। अगर आप ओनर हो, समझ लो कि आप ओनर हो और आपका एक बिजनेस है, आप अपना नाम इमेजिन तो नहीं कर सकते, मतलब कि नाम अपना सोच लो कि मेरा नाम ये है और मेरे बिजनेस का नाम, जो बिजनेस का नाम आपको सोचना है वो सोच लो। अब क्या बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट के चल सकता है? नहीं चल सकता है। तो ओनर को बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, इन पैसों को बोलते हैं कैपिटल। द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन हिज ओन कंपनी इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, तभी तो बिजनेस चलेगा। पैसे जब तक इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक बिजनेस नहीं चलेगा। अब कहीं ना कहीं अगर आप अपनी ही कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, पैसा लगा रहे हो, तो रिटर्न में कुछ इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करोगे कि भाई मैं इस कंपनी में 10 लाख लगा रहा हूँ, 5 लाख लगा रहा हूँ, एटलीस्ट साल का मुझे कुछ तो इंटरेस्ट मिले। तो उस इंटरेस्ट को हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अगर एक ओनर अपने ही कंपनी में पैसा लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल, और उस कैपिटल पे जो भी वो इंटरेस्ट ले रहा है उसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैंने पहले बोला था कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, ठीक है, ये चीज़ बार बार रिपीट करूंगा क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो बिजनेस ओनर को देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और ओनर के लिए इनकम है। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है, 12 तक आपको काम कर आएगा, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना है और रट लेनी है, ये चीज़ एकदम दिमाग में बैठा लेना है। अब कभी भी ओनर को कुछ काम होता है और अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर वो बिजनेस से पैसा निकालता है तो इसको हम बोलते हैं ड्राइंग। पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस के यूज़ के लिए नहीं। अगर ओनर खुद के यूज़ के लिए अगर पैसा निकालता है बिजनेस से तो उसको हम बोलेंगे ड्राइंग। द अमाउंट विच इज़ विड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज़ इज कॉल्ड ड्राइंग। अब कहीं ना कहीं बिजनेस अलग है, तो बिजनेस अगर बिजनेस में से ड्राइंग निकाल रहे हो तो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ओनर को। अब किसी से लोन लेते हो तो लोन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है? करना पड़ता है। इसी तरह से अगर आप ड्राइंग निकालते हो बिजनेस से तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कंपनी के लिए इनकम है एंड ओनर के लिए एक्सपेंस है। इतना क्लियर है? आई होप सबको क्लियर हो जाएगा। जिनको डाउट हो रहा है मैं उनको दोबारा बता देता हूँ कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, इसके लिए ये पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करेंगे जो है लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज होती क्या है? अगर आपने किसी से उधार लिया है तो आप क्या बोलोगे कि मैंने इस बंदे से या इस इंसान से मैंने उधार लिया हुआ है, ठीक है, यही बोलोगे। लेकिन उसको बिजनेस के टर्म में या कॉमर्स के टर्म में उसको हम बोलेंगे लायबिलिटीज। अगर बिजनेस को किसी को पैसा देना बन रहा है या किसी का पैसा देना बाकी है या बिजनेस ने किसी से उधार लिया है तो बिजनेस के लिए क्या कहलाई जाएगी? लायबिलिटी कहलाई जाएगी। ठीक है, अब जो लायबिलिटी होती है वो दो टाइप की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब इंटरनल लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कंपनी के अंदर जो लोग आते हैं, कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट जो भी आता है या इंटरनल में ओनर भी आ जाता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इंटरनल लायबिलिटी हैं। और किसी थर्ड पार्टी को, इन द सेंस बाहर किसी को पे करना है कोई अमाउंट किसी दूसरी कंपनी को, तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी।
यहाँ पर कौन कौन आ गया, समझ लो कि ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना बाकी है, ठीक है। अब जो ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना बाकी है तो वो कंपनी के लिए क्या है, लाइबिलिटी है, क्योंकि उसको पे करना बाकी है, ठीक है। या एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना बाकी है तो वो कहाँ आ गया, इंटरनल लाइबिलिटी में आ गया। एक्सटर्नल लाइबिलिटी में मतलब कंपनी को, किसी दूसरी कंपनी को या किसी ऐसे इंसान को जो कंपनी से रिलेटेड ना हो, कंपनी के बाहर कोई इंसान हो, उसको कोई अमाउंट पे करना है तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी दो टाइप की होती हैं, करंट एंड नॉन करंट। दोबारा ये भी करंट एंड नॉन करंट। करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऐसा उधार जो 1 साल के अंदर अंदर पे करना होता है, विद इन 1 ईयर। अगर 1 साल के अंदर अंदर आपको पे करना हो, चाहे वो 15 दिन हो या चाहे वो 1 महीना हो या आपका 10 महीना हो, 11 महीने हो, कोई कितने महीने क्यों ना हो, लेकिन 1 साल से कम होना चाहिए, विद इन 1 ईयर। तो ऐसी लाइबिलिटीज जिनका पेमेंट मुझे 1 साल के अंदर अंदर करना है, मुझे मतलब कंपनी को, ठीक है। कंपनी को अगर 1 साल के अंदर अंदर पे करना है तो उसको हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। और ऐसी लाइबिलिटी, ऐसा उधार जिसको हमें पेमेंट तो करना है, मतलब चुकाना है वो उधार, लेकिन 1 साल से ज़्यादा का टाइम मेरे पास है। समझ लो मैंने एक लोन लिया और वो लोन 9 महीने के लिए या 8 महीने के लिए या 7 महीने के लिए है, तो कैसी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी। अब मैंने बैंक से एक लोन लिया है, वो 5 सालों के लिए है, तो 1 साल से ज़्यादा एक्सीड हो रहा है तो वो कैसी लाइबिलिटी हो गई, नॉन करंट लाइबिलिटी। वो इंटरनल भी हो सकती है या एक्सटर्नल भी हो सकती है, ओके। अब हम टर्म क्लियर करेंगे एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं, जैसे अगर आप इंडिविजुअली बात करो खुद की, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी, तो आप बोलोगे मेरे पास लाखों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसी तरह से बिजनेस के नाम पे भी आप प्रॉपर्टीज खरीद सकते हो। तो द प्रॉपर्टी विच इज ओन्ड बाय द कंपनी इज कॉल्ड एसेट। अगर कोई भी प्रॉपर्टी है वो अगर एक कंपनी ओन कर रही है तो आप ये नहीं बोलोगे ये मेरी कंपनी की प्रॉपर्टी है। कॉमर्स लैंग्वेज में आप उसके लिए वर्ड यूज़ करोगे एसेट, कि ये मेरे कंपनी की एसेट है। अब जो एसेट है वो 3 टाइप की हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट। अब करंट एसेट क्या होता है वो समझेंगे। ऐसे एसेट्स जो कैश में हो या इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऐसी संपत्ति या ऐसी प्रॉपर्टी जो कैश में हो या बैंक बैलेंस, बैंक भी आपका इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकता है ना, ठीक है। सो ऐसे एसेट्स जो कैश में हो या कैश में इजीली कन्वर्ट हो सकते हो 1 साल के अंदर अंदर, वो मेरे लिए क्या हो जाएंगे, करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट ऐसे एसेट्स होते हैं जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए हमारे बिजनेस में ही रहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हमारे बिजनेस में ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑफिस ओपन किया है और मैंने उस ऑफिस में 5 एसी लगाई हैं। अब वो एसी बेचने के लिए नहीं लगाई है, कंपनी में यूज़ हो इसके लिए वो एसी लगाई हैं मैंने। या मैंने मेरे बिजनेस में, मेरे ऑफिस में मैंने फर्नीचर लगाया हुआ है, तो वो फर्नीचर बेचने के लिए नहीं लगाया है, मेरे एम्प्लॉयज़ उस फर्नीचर को यूज़ करें, बैठें, जो मेरे कस्टमर आते हैं वो सोफे पे बैठे हैं, वेटिंग रूम में बैठे हैं, उसके लिए फर्नीचर मैं ऐड कर रहा हूँ। तो वो एसेट कैसा एसेट है, जो कहीं ना कहीं बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस के साथ चलने वाला है, ठीक है। तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, नॉन करंट एसेट। अब यहाँ पर मैं एक और करंट एसेट हम बोल सकते हैं, ले सकते हैं एग्जाम्पल में, आगे तो आप और अच्छे से क्लियर होगा, बट यहाँ पर मैं स्टॉक ले सकता हूँ। स्टॉक मतलब बिक्री, कोई भी चीज़ सामान ले रहा हूँ और खरीद रहा हूँ लेकिन दोबारा बेचने के लिए खरीद रहा हूँ। मतलब मैंने कोई सामान खरीदा लेकिन बेचने के लिए खरीदा, कोई चीज़ मैंने परचेज करी बट सेल करने के लिए, तो वो मेरा स्टॉक होता है। अब अगर मैं, मेरा जो स्टॉक है, जो सामान है, वो बेचूंगा तो उस सामान को बेचकर मैं कैश में कन्वर्ट कर रहा हूँ उसको, तो कहीं ना कहीं जो स्टॉक भी है वो आपका क्या है, करंट एसेट है। लॉन्ग टर्म नॉन करंट एसेट की बात करें तो इसको हम फिक्स एसेट भी बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट, क्योंकि वो हमारी कंपनी में फिक्स रहने वाले हैं।
अब बात करते हैं फिक्टिशियस एसेट की। फिक्टिशियस एसेट एक तरह का एक्सपेंस है, एक तरह का खर्चा है जो मुझे 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट प्रोवाइड कराता है। अगर कोई भी खर्चा मुझे 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट प्रोवाइड करेगा तो उसको मैं फिक्टिशियस एसेट बोलूँगा। मतलब कि पेमेंट मैंने एक साथ कर दिया, उसका 3-4 साल का पेमेंट एक साथ कर दिया एक ही साल में, और उसका बेनिफिट मुझे 2-3 सालों के लिए हो रहा है, 5 सालों के लिए हो रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? फिक्टिशियस एसेट। इसके लिए एक दूसरा वर्ड भी है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चाहो तो आप नोट डाउन कर लेना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करेंगे जो है क्रेडिटर्स एंड डेटर। अगर आप उधार में सामान ले रहे हो, उधार में सामान खरीद रहे हो, तो उस इंसान को आपको पेमेंट पे करना रहेगा, राइट? फ्यूचर में पेमेंट पे करना पड़ेगा आपको, तो वो इंसान आपके लिए क्या है? क्रेडिटर है। और अगर आप सामान उधार में बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, तो उस इंसान से आपको पेमेंट लेने का आएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने किसी से सामान उधार में खरीदा तो उस इंसान को आपको पेमेंट करना होगा मतलब नियर फ्यूचर में, तो वो आपके लिए क्या कहलाया जाएगा? क्रेडिटर। और उसी तरह से हो सकता है कि किसी को आप उधार में सामान बेच दो, तो वो इंसान आपके लिए क्या कहलाया जाएगा? डेटर। तो जिसको पैसा पे करना होता है जिस भी इंसान को, वो हमारे लिए क्या है? क्रेडिटर है, मतलब कंपनी के लिए बेसिकली, ठीक है? और जिससे पैसा लेना होता है उसको हम क्या बोलेंगे? डेटर। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है सबको। अब अगर मैं इसको ओरल फॉर्म में ना बोलकर रिटन फॉर्म में लिखवा लूँ, ये आप सीखोगे अपना चैप्टर नंबर 11 या 12 होगा बिल ऑफ एक्सचेंज में, उसमें आपको और अच्छे समझ में आएगा। बट अगर उसी चीज़ को अगर मैं रिटर्न फॉर्म में लिखवा लूँ तो वही लोग मेरे लिए क्या कहलाए जाएंगे? ट्रेड पेएबल्स या बिल्स पेएबल। और अगर यहाँ पर मैं रिटर्न फॉर्म में ले लेता हूँ तो उनको बोलेंगे ट्रेड रिसीवेबल और बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल मतलब क्या है कि किसी ने साइन किया अपने बिल के पीछे और डेट लिख दी कि मैं आपको इतनी तारीख को इतना पैसा पे कर दूंगा, तो मुझे पैसा मिलेगा, तो बिल्स रिसीवेबल। अब मैंने किसी को लिख के दे दिया साइन करके कि मैं आपको पैसा पे कर दूंगा 10 दिन के बाद, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? बिल्स पेएबल। अब क्रेडिटर्स में एक तरह से बोल सकता हूं कि मेरे लिए लाइबिलिटी है, मेरे लिए मतलब कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, तो क्रेडिटर्स, ट्रेड पेएबल्स, बिल्स पेएबल आ जाते हैं लाइबिलिटी की कैटेगरी में। और डेटर मतलब कि मुझे पैसा लेना है। ट्रेड रिसीवेबल और बिल रिसीवेबल का मतलब क्या है? पैसे आएंगे मेरे पास, कैश में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये कैटेगरी में आते हैं एसेट्स की कैटेगरी में। ठीक है, तो जिसको पैसा देना होता है वो क्रेडिटर्स, और जिससे हमें पैसा लेना है वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे? डेटर। ओके, अब हम बात करेंगे दूसरे टर्म की जो है रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? ऐसी अमाउंट जो हमें मिल चुकी हो या मिलने वाली हो, हमें मतलब बिजनेस को, ठीक है, बिजनेस को जो अमाउंट मिलने वाली है या मिल चुकी है उसे क्या बोलेंगे? रिसिप्ट। रिसिप्ट दो टाइप की होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसी रिसिप्ट होती हैं जो रिकरिंग इन नेचर की होती है। रिकरिंग इन नेचर का मतलब क्या होता है? बार बार रिसीव होने वाली। समझ लो कि मुझे मेरी मंथली सैलरी मिल रही है, तो मुझे पता है कि वो हर महीने आएगी, ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट। दूसरी बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट ऐसा गेन होता है जो आपको 2-3 साल में एक बार मिल सकता है। फॉर एग्जांपल आपने जो एसी खरीदी थी वो एसी पुरानी हो गई, अब उस एसी को आपने गेन में बेच दिया, गेन मतलब कि प्रॉफिट में बेच दिया, तो वो प्रॉफिट आपके लिए क्या एक तरह से पैसा आ रहा है। क्या आप बार बार एसी बेचोगे? नहीं, ऐसा हो सकता है कि 3-4 साल में एक बार वो एसी खराब हो गई या नई एसी लेनी हो, तो हमें वो एसी बेच रहा हूँ या कोई भी एसेट बेच रहा हूँ, तो उससे जो गेन हो रहा है उसे क्या बोलेंगे हम? कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो बार बार अगर पैसा आ रहा है तो रेवेन्यू रिसिप्ट, और एक आध बार पैसा आ रहा है 2-3 साल में तो उसे बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर में सेम वर्ड यूज हो रहा है तो कंफ्यूज्ड मत होना, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज्ड हो जाते हैं।
ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कि ऐसा खर्चा जो बार बार हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर का रेंट भर रहे हो, घर का रेंट क्या बोलो, ऑफिस का बोलो कि ऑफिस, आप अपने ऑफिस का रेंट भर रहे हो, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हो, तो वो तो हर महीने या हर 1-2-3 महीने में आपको पे करना ही पड़ेगा, तो उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि ऐसा खर्चा जिसका मुझे बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाला है। समझ लो कि आपने एक बिल्डिंग परचेस कर ली, तो हर 2-3 दिन में या हर महीने तो बिल्डिंग परचेस नहीं करोगे ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा खर्चा जो 2-3 साल में, 2-3-4 साल में एक बार हो रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ऐसा खर्चा जो हर महीने या हर साल हो रहा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोबारा से एक बार रिकैप करते हैं इसका, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब कि जो बार बार पैसा आ रहा है वो, कैपिटल रिसिप्ट मतलब कि जो बार बार पैसा आ नहीं रहा है, मतलब कि एक आध बार ही आ रहा है पैसा 3-4 साल में या 2-3 साल में। ठीक है। एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा जो हर महीने लगातार हो रहा है, बार बार हो रहा है, हर साल हो रहा है, वो इधर आएगा। और ऐसा खर्चा जो नॉर्मली ओकेशनली हो रहा है वो आपका आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ओके, अब हम ये 5 टर्म एक साथ सीखने वाले हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन। पहला अपना है रेवेन्यू। जो भी आप ऑपरेशनल एक्टिविटी करते हो, ऑपरेशनल मतलब कि जो आपका मेन बिजनेस है, उस मेन बिजनेस से जितना भी पैसा आपको आ रहा है उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू। ठीक है। समझ लो कि अगर आपका ऑफिस है, आपका बिजनेस है, वो आपका कार का शोरूम है। ठीक है, कार बेचने का आपका बिजनेस है, तो कार बेचकर जो आपका मेन ऑपरेशनल एक्टिविटी है उसको बेचकर जितना पैसा आ रहा है वो क्या है आपका रेवेन्यू। अब आपने जो कार बेची है, जो ऑफिस खड़ा किया है, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो खर्चा किया होगा ना, तो इस रेवेन्यू को जनरेट करने में जो आपका खर्चा लगा है उसे हम बोलते हैं एक्सपेंस। आपका कार का शोरूम होगा, आपने अपने एम्प्लॉयज रखे होंगे, आपने एक लोकेशन में ज़मीन खरीदी होगी या रेंट पे लिया होगा, राइट। आपने बहुत सारी कार का ऑर्डर करके खुद अपने पास रखा होगा, तब जाके आपको रेवेन्यू जनरेट हो रही है ना, पैसा आ रहा है। ठीक है, तो जो पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू, इस पैसे को जनरेट करने के लिए जो खर्चा लगा है वो एक्सपेंस। ठीक है। एक और हम टर्म भूल गए जो है इनकम। इनकम हम भूल गए थे। ठीक है, सो इतना क्लियर है। अब जो इसका डिफरेंस होता है वो आता है प्रॉफिट में या लॉस में। समझ लो कि आपके शोरूम से एक कार गई 20 लाख की, क्या वो 20 लाख आप पॉकेट में डाल लोगे? नहीं, उस 20 लाख में से उसका जो खर्चा है वो माइनस होगा, और उसके बाद जो पैसे बचेंगे वो आपके लिए क्या होगा? प्रॉफिट। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखते हैं लॉस कब आएगा और प्रॉफिट कब आएगा। जब रेवेन्यू ज़्यादा होता है और एक्सपेंस कम होता है और दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट। ठीक है, तब आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। अब अगर आपका एक्सपेंस ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है तो आपको क्या हो जाएगा? लॉस। कार बनाई 20 लाख में और बेची 10 लाख में, तो 10 लाख का लॉस हो गया, तो वो क्या आ गया आपका? लॉस में। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे। पर्टिकुलर टाइम पे आपको अगर रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट, और एक्सपेंस ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है तो लॉस। अगर मैं पूरे साल का प्रॉफिट देखूं तो उसको हम बोलते हैं इनकम। पूरे साल के इनकम को अगर मैं देखूंगा बेसिकली तो इसको हम इनकम बोलते हैं, और बाकी अदर इनकम भी आती हैं वो हम आगे स्टडी करेंगे। लेकिन अगर पूरे साल का अगर मैं देखता हूँ प्रॉफिट को तो बेसिकली उसे हम क्या बोलेंगे कि मेरे पूरे साल की जो इनकम है वो ये है। ठीक है, तो रेवेन्यू क्लियर हो गया, एक्सपेंस क्लियर हो गया। रेवेन्यू जो पैसा आ रहा है हमारे बिजनेस में उसको रेवेन्यू बोलेंगे, मेन ऑपरेशनल एक्टिविटी से। एक्सपेंस जो इस रेवेन्यू को जनरेट करने में जो खर्चा लगा है उसको हम बोलेंगे एक्सपेंस। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो रिजल्ट हो सकता है प्रॉफिट या लॉस में। रेवेन्यू ज़्यादा है तो प्रॉफिट आएगा एक्सपेंस से, और एक्सपेंस ज़्यादा है
तो लॉस आएगा। अब पूरे साल का अगर मैं देखूं जो इनकम है वो मेरी जो पैसा आ रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, इनकम बोलेंगे। जो पूरे साल का प्रॉफिट देखूं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनकम बोलेंगे। अब बात करते हैं ये गेन क्या चीज़ है। अगर आप अपने मेन ऑपरेशनल एक्टिविटी के सिवा अगर आपने कोई एसेट बेची, कोई भी एसेट बेची और उस पर आपको अगर प्रॉफिट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं गेन। समझ लो आपका जो सोफा था बहुत साल पुराना है रखा हुआ, वो सोफे की वैल्यू आपने जो खरीदा था वो खरीदा था 20,000 में, ठीक है, सोफा 20,000 में खरीदा था। अब जो मार्केट वैल्यू है वो 10,000 रुपये है, मतलब कि ये बोल दिया है भाई 10,000 से ज़्यादा में ये सोफ़ा नहीं बिकेगा। लेकिन बाय चांस कोई आपको कस्टमर ऐसा मिल गया या किसी को सेकेंड हैंड आपने बेच दिया 12,000 में, तो 2,000 का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, क्या हुआ, गेन हुआ। ठीक है, अगर एसेट आपकी जो नॉर्मल मार्केट वैल्यू है उससे ज़्यादा की आपको अगर जा रही है तो वो आपके लिए क्या होगा, गेन होगा। ओके, अब हम 4 टर्म्स और डिटेल में सीखेंगे, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। अब ये जो चीज़ें हैं ये आपका मेन ऑपरेशनल एक्टिविटी से कनेक्टेड है। ये सारी चीज़ें इतना ध्यान रखना है कि क्या कनेक्टेड है, मेन ऑपरेशनल एक्टिविटी, मतलब कि जो मेन बिजनेस कर रहे हो उससे रिलेटेड ये 4 टर्म्स हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कार की बात करें तो कार खरीद रहे हैं बेचने के लिए, तो कहाँ आएगा, इधर, कार मेरे शोरूम में आ रही है तो परचेज की हेडिंग में आएगा। अगर मैं कार बेच रहा हूं तो वो सेल्स की हेडिंग में आएगा। ठीक है, तो कार अगर आ रही है तो परचेज की हेडिंग में लिखूंगा मैं मेरे अकाउंट्स में कि मैंने कार परचेज करी है, कितनी कार परचेज करी है, और उसमें से जितनी भी कार्स बेची हैं मैंने इस महीने या इस 6 महीने में या इस साल, वो किस हेडिंग में लिखूंगा मैं, सेल्स की हेडिंग में। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो और उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट निकल आता है, तो क्या उसको आप रिटर्न करोगे, होलसेलर को या जिससे भी आपने खरीदा है बिल्कुल रिटर्न कर देंगे, तो इसको हम बोलते हैं परचेस रिटर्न। मतलब कि वो कार अगर आपकी डैमेज हुई तो आपने क्या करा, उसको वापस भेज दिया जहाँ से, भाई मैं नहीं ले सकता हूँ क्योंकि वो डैमेज है, डैमेज कार कोई खरीदेगा ही नहीं। तो आपने कोई भी चीज़ खरीदी और उसको वापस कर दिया ओनर के पास दोबारा से, तो उसको बोलते हैं परचेस रिटर्न। अब सिमिलर ये चीज़ हमारे साथ भी तो हो सकती है। कैसे, हमने किसी को कोई चीज़ सामान बेचा और डिलीवरी के टाइम पे या हमने ध्यान ही नहीं था और वो गुड डिफेक्टिव निकला, तो उसने हमें वापस कर दिया, तो उसे क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। अगर मैंने सेल कर दी, मेरी कार मैंने बेच दी, ठीक है, कार मैंने बेच दी और उस कस्टमर ने मुझे दोबारा से कार वापस कर दी, तो सेल्स रिटर्न। मैंने किसी से खरीदा जो ओनर है या जो बिजनेस की कंपनी है, मेन कंपनी है या होलसेलर है, वहां से मैंने कार खरीदी तो परचेस, और मैंने उसको उसी को वापस कर दिया तो परचेस रिटर्न। परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस होता है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होता है, और इसका जो नेट रिजल्ट आता है इसको बोलते हैं नेट परचेस एंड नेट सेल। क्लियर है इतना? ठीक है, तो परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस करेंगे तो नेट परचेस, और सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे तो नेट सेल। अब हम नेक्स्ट टर्म सीखेंगे, गुड्स, स्टॉक एंड इन्वेंट्री। बुक में ही अलग अलग है लेकिन हम इसको एक जैसा ट्रीट करेंगे, आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। कोई भी चीज़ अगर आप परचेज कर रहे हो लेकिन सेल के पर्पस से, कोई भी चीज़ आप खरीदो लेकिन आप बोल रहे हो कि मैं ये खरीद रहा हूँ लेकिन बेचने के लिए खरीद रहा हूँ, तो उन चीज़ों को क्या बोला जाएगा, गुड्स या स्टॉक या इन्वेंट्री। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बस। इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं हम अभी जाएंगे, बाद में डिस्कस करेंगे इसको। तो आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो लेकिन दोबारा बेचने के लिए खरीद रहे हो, तो उसको या तो मैं गुड्स बोलूँगा, या तो मैं उसको स्टॉक बोलूँगा, या तो मैं उसको इन्वेंट्री बोलूँगा। कभी आपने अगर नोटिस किया हो तो दुकान वाले बोलते हैं यार स्टॉक नहीं है मेरे पास, स्टॉक खत्म हो चुका है, तो वो स्टॉक वर्ड यहाँ से आया हुआ है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे डिस्काउंट को। अब जो डिस्काउंट है वो 2 टाइप का है यहाँ पर, कैश डिस्काउंट
एंड ट्रेड डिस्काउंट। अगर आप कोई चीज़ भी खरीद रहे हो और उस पर डिस्काउंट मिल रहा है खरीदने पर, मतलब कि अगर आप क्वांटिटी में कुछ ज़्यादा खरीद रहे हो तो उसको बोलेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अगर आपने किसी होलसेलर से बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में सामान खरीदा, ठीक है, तो उस पर जो डिस्काउंट मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। और अगर आपको पेमेंट करने पे, कैश का पेमेंट कर रहे हो सामने वाले पार्टी को और उस पर डिस्काउंट मिला तो उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पर नोटिस क्या करना है, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो हम वर्किंग नोट में दिखाते हैं बट एंट्री में शो नहीं करते हैं, और कैश डिस्काउंट को हम लोग शो करते हैं। या आगे जब आपका चैप्टर आएगा जनरल का तो उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। तो डिस्काउंट हमारे दो टाइप के हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अब जो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो हमें सेल या परचेस के टाइम में, पेमेंट किया हो या ना किया हो, पेमेंट नहीं देख रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट के टाइम पे पेमेंट किया है या ना नहीं किया है उसको नहीं देख रहे हम लोग, बेसिकली सेल किया है या परचेस किया है उस पर डिस्काउंट दे रहे हैं या ले रहे हैं तो ट्रेड डिस्काउंट। और पेमेंट अगर टाइम पे मिल जा रहा है और उस पर डिस्काउंट मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैश डिस्काउंट। ओके, अगर मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो डिस्काउंट दो पार्ट में डिवाइडेड है, डिस्काउंट रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड। अगर मुझे डिस्काउंट मिलता है तो ये मेरे लिए कहीं ना कहीं क्या है, मेरे लिए एक तरह से प्रॉफिट है। अगर मुझे किसी को 1000 रुपये देने थे लेकिन मुझे डिस्काउंट मिल गया, अब मुझे उसको सिर्फ 800 ही पे करने हैं, तो मेरे 200 बच गए मेरे पास, तो वो 200 मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट। डिस्काउंट अलाउड मतलब कि मैंने किसी को डिस्काउंट दिया, मतलब कि मुझे सामने वाले से 2000 रुपये लेने थे लेकिन मैंने डिस्काउंट देके बोला कि ठीक है आप अभी 1500 ही दे दो, तो सामने वाले को मेरे को कितना लॉस हो गया? मुझे मिलने थे 2000 लेकिन अब कितने मिल रहे हैं? 1500, तो 500 का मुझे लॉस हो गया। तो डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए लॉस है और डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आगे तक, ये बहुत ज़्यादा ही क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, डिस्काउंट के दो पार्ट हो गए, डिस्काउंट रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए प्रॉफिट है और डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए लॉस है। अब हम दो टर्म और डिस्कस करेंगे, सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट। ऐसा ओनर जो अपनी लायबिलिटी टाइम पे कर देता है, अपनी लायबिलिटी को टाइम पे कर देता है, उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। और ऐसा ओनर या ऐसी कंपनी जो अपनी लायबिलिटी को टाइम पे नहीं कर पाती है, लायबिलिटी को टाइम पे नहीं कर पाती है, उसे बोलेंगे हम इनसॉल्वेंट। जो लोग होते हैं ना, बोलते हैं बैंकक्रप्ट हो गए, वो बैंकक्रप्ट क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपनी लायबिलिटीज़ को टाइम पे नहीं कर पाते हैं, फिर बाद में उनकी प्रॉपर्टी को नीलाम करके, प्रॉपर्टी को बेच के वो पैसा ले लेते हैं, तो वैसे लोगों को क्या बोलेंगे? इनसॉल्वेंट। अब प्रॉपर्टी को बेचने की नौबत क्यों आई? क्योंकि वो लोग अपना लायबिलिटी टाइम पे नहीं कर पा रहे थे। तो सॉल्वेंट ऐसे लोग या ऐसी कंपनी जो टाइम पे अपनी लायबिलिटी पे कर रही है वो सॉल्वेंट, और जो टाइम पे लायबिलिटी पे नहीं कर पा रही है उसे बोलेंगे इनसॉल्वेंट। अब हम बात करेंगे वाउचर की। वाउचर क्या होता है? अकाउंट्स में जो सबसे पहले एंट्री रिकॉर्ड होती है उस बुक को हम बोलते हैं वाउचर। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, पूरे दिन भर में अगर आप एक अकाउंटेंट है और बिजनेस में बैठे हुए हो तो बार बार हर एक ट्रांजैक्शन के लिए आप अपना सॉफ्टवेयर ओपन करके उसमें ट्रांजैक्शंस एंटर नहीं करोगे, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, बार बार विंडो ओपन करना, बार बार आपको सॉफ्टवेयर ओपन करना। ठीक है, हो सकता है कि आपका कुछ और भी काम हो, ऐसा अकाउंटेंट ज़रूरी नहीं है कि आप 24 घंटे सिस्टम के आगे बैठे रहोगे। ठीक है, तो इसको इजी बनाने के लिए होती है हमारे पास वाउचर बुक। अब वाउचर बुक होती क्या है? अगर सिंपल टर्म्स में समझाऊँ तो एक बुक होती है, जैसे बिल की बुक होती है, उसी तरह से वाउचर होता है। कंपनी का नाम होता है, पैसा आ रहा है या जा रहा है, वो हम वाउचर बुक में रिकॉर्ड करते हैं।
या कोई भी चीज़ आ रही है बिजनेस में या जा रही है वो वाउचर बुक में रिकॉर्ड करेंगे। कंपनी का नाम, कितने पैसे आए या गए उसकी अमाउंट लिखोगे, किस आदमी ने दिया या किस आदमी ने लिया उसका नाम लिखोगे, मतलब लिखना नहीं है, ये प्रिंटेड ही रहता है उस सब चीज़ों में। यहाँ कॉलम होगा साइन का, रिसीवर का और गिवर का, किसने दिया और किसने लिया। बस आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, नाम लिखना पड़ता है, अमाउंट भरनी पड़ती है, डेट भरनी पड़ती है, सीरियल नंबर होगा तो सीरियल नंबर भरोगे, आपने लिया है उससे तो आप यहाँ साइन करोगे, सामने वाले ने दिया है तो वो यहाँ साइन करेगा, और ये एज अ प्रूफ आप अपने पास रख लोगे। नीचे कार्बन पेपर होगा तो ये वाउचर आप उसको दे दोगे एज अ एविडेंस, और नीचे जो कार्बन वाला होगा वो अपने पास बिजनेस में रख लोगे। इसके बेस पे अब आप एंट्रीज बनाओगे बाद में। बहुत सारे वाउचर एक साथ इकट्ठा होते हैं, 15 दिन का या 3 महीने का अकाउंट्स साथ में किए जाते हैं इस वाउचर के बेस पे। तो सबसे पहले जो कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में हो रहा है उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, वाउचर में। ओके, अब हम टर्म डिस्कस करेंगे रीबेट। अब ये रीबेट होता क्या है? रीबेट भी एक तरह का डिस्काउंट है, बट वो डिस्काउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो और उसका आपको प्राइस कम करना पड़े, उसकी क्वालिटी के लिए, मतलब क्वालिटी उसकी बेकार है या वो चीज़ डैमेज हो गई है और बेच आपको निकालना ही है, प्रोडक्ट तो आपको निकालना ही है, बेचना ही पड़ेगा। तो अगर आपने कोई प्रोडक्ट आपको बेचना है और उसकी प्राइस कम करनी पड़ रही है, किसकी वजह से, उसकी क्वालिटी की वजह से, ड्यू टू इट्स क्वालिटी, तो उसको हम बोलेंगे रीबेट, डिस्काउंट नहीं बोलेंगे। समझ लो कि एक प्रोडक्ट जा रहा है 10,000 का और कस्टमर ने बोला अरे ये तो थोड़ा सा डैमेज है यहाँ से, ओके सर आप इसको एक काम कीजिए ना, मैं आपको 9,000 में आपको ये दे देता हूँ इसकी क्वालिटी की वजह से, डैमेज की वजह से। तो आपने जो 1,000 रुपये का ये डिस्काउंट दिया वो डिस्काउंट ना बोल के क्या बोलेंगे, रीबेट बोलेंगे। क्लियर है? अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो और उसकी जो प्राइस है उसको आपने कम किया, लेकिन किसकी वजह से, क्वालिटी की वजह से या डैमेज की वजह से, वो डैमेज हो चुका है या कोई कमी आ गई है उसकी वजह से अगर आप प्राइस कम कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, रीबेट। अब हम टर्म डिस्कस करेंगे डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन होता क्या है वो देखते हैं। इसके लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक। समझ लो मैंने एक फ़ोन खरीदा था 1 साल पहले 30,000 का, ठीक है, मैंने एक फ़ोन खरीदा 30,000 का, मैंने एक फ़ोन खरीदा। अब 1 साल के बाद मैं आपको सेल कर रहा हूं, तो क्या आप मेरे उसी फ़ोन को 30,000 में खरीदोगे? खरीदोगे तो मेरे लिए फ़ायदा, नहीं खरीदोगे तो क्या रीज़न होगा? पहला रीज़न कि सर आप इस फ़ोन को ऑलरेडी 1 साल से यूज़ कर रहे हैं तो उसका वियर एंड टियर जिसको हम बोलते हैं उसका अमाउंट कम हो गया। दूसरा सर ये टेक्नोलॉजी 1 साल पुरानी है तो क्या हुआ, यहाँ पर टेक्नोलॉजी कम हो गई तो इसको बोलते हैं आउटडेटेड, कि सर आपने तो 1 महीने पहले ये फ़ोन खरीदा था, सॉरी 1 साल पहले ये फ़ोन खरीदा था, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ है, इसकी टेक्नोलॉजी कम हो गई और आज के फ़ोन की टेक्नोलॉजी थोड़ी ज़्यादा है। ओके, और दूसरा सर ये तो आपने क्या है 1 साल पहले खरीदा था, तो इन तीनों फैक्टर की वजह से ये मेरा 30,000 का फ़ोन हो सकता है कि आप 18,000 में खरीदो, तो जो 12,000 कम हुए वो इन 3 फैक्टर्स की वजह से कम हुए, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। ओके, आई होप सबको क्लियर होगा कि डेप्रीसिएशन होता क्या है। अगर आपकी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है इन 3 फैक्टर्स की वजह से, वियर एंड टियर, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी और टाइम की वजह से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, और डेप्रीसिएशन। और ये हर एसेट के साथ होता है। अगर आप अभी के अभी एक बाइक खरीदते हो, ठीक है, अभी के अभी एक बाइक खरीदते हो और तुरंत आधे घंटे में उस बाइक को बेचोगे ना, तब उस बाइक की भी वैल्यू डाउन हो जाएगी, ठीक है।
तो वो इसी वजह से होता है। क्लियर है इतना? अब हम टर्म डिस्कस करेंगे बैड डेब्ट। बैड डेब्ट होता क्या है? अब डेटर तो आपको याद होगा, हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था, किसी से अगर हमें पैसा लेना होता है, पैसा लेना होगा तो डेटर, बाय चांस हम पैसा ले नहीं पाए किसी से, फॉर एग्जांपल हमें किसी से 10,000 रुपये लेने थे। अब उसने बोला कि भाई मेरे पास 10,000 रुपये तो नहीं है, लेकिन मैं फाइनल पेमेंट तुम्हें 8,000 कर सकता हूँ। तो कितना पैसा डूब गया मेरा? 2,000 का पैसा मेरा डूब गया, या मैं उसको रिकवर नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे बैड डेब्ट। क्लियर है? जो भी पैसा डेटर से हम वसूल नहीं पाते हैं या रिकवर नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैड डेब्ट। अब इतना ध्यान रखना, ये चीज ऐसा क्रेडिटर्स के लिए अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि मैं तो सोच क्या रहा हूं कि मैं तो पूरा का पूरा पेमेंट कर दूंगा। मैंने ये सोच के रखा है कि मैं तो पूरा पेमेंट कर दूंगा, तो क्रेडिटर के लिए ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। डेटर के लिए आपका कॉन्सेप्ट होगा बैड डेब्ट। क्लियर है? आई होप इस वीडियो से आपको ज़्यादातर आपके जो टर्म्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और आप अपडेट चाहते हैं वीडियोस की तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।